अध्याय एक आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत। इतिहास हिस्ट्री शब्द ग्रीक शब्द हिस्टोरिया से लिया गया है, जिसका अर्थ है जांच द्वारा जानना। हम इतिहास को अतीत की घटनाओं और मानव प्रयासों, धारणाओं, विचारों और रीति रिवाजों के अभिलेख के रूप में देखते हैं। इतिहासकार अतीत का अध्ययन करते हैं और अतीत के बारे में हमारा ज्ञानवर्धन करते हैं, लेकिन वे किसी तरह के सूचना स्रोत के बिना ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के भारत का अध्ययन करने के लिए ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। अभिलेख तथा साहित्यिक कार्य कुछ महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जिनमें कथा साहित्यों, मौखिक कहावतों और चित्रकलाओं के अलावा संस्मरण, जीवनियों और यात्रा वृत्तांत शामिल हैं। पुरालेखीय सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राजकीय अभिलेखों, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेज को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। पुरालेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज हैं जिन्हें कोई संगठन, लोक प्राधिकारी, संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है और जिन्हें तत्पश्चातवर्ती ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकारों एवं गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600-1857 की कालावधि के दौरान की व्यापारिक दशाओं का विस्तृत वर्णन प्रदान किया। ये सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्यिक कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो पूरी तरह कागजों पर था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय एवं लेन देन, प्रेषण, परामर्श एवं कार्रवाई गुप्त पत्रों तथा अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था, जिसके परिणामस्वरूप ऐतिहासिक सामग्री की मात्रा में कल्पनातीत वृद्धि हुई। राजकीय अभिलेख, निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबद्ध अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। जब ब्रिटिश महारानी क्राउन ने प्रशासन भारतीय संभाला, तो उसने भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों के राजकीय अभिलेख सुरक्षित रखे। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणवार प्रत्येक घटना एवं विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान सहित निर्णय की प्रक्रिया का अनुगमन कर सकते हैं। इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनियों, पुर्तगाली, डच एवं फ्रांसीसी के अभिलेख भी 17वीं और 18वीं शताब्दियों के इतिहास के अध्ययन हेतु उपयोगी हैं। प्राथमिक तौर पर ये आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इनसे काफी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। आधिकारिक पुरालेखों में सरकारी कागजात और दस्तावेज, संसदीय कागजात तथा न्यायिक अभिलेख शामिल हैं। इसके अलावा निजी अभिलेख भी हैं। भारत के साथ साथ विदेशों में भी इन अभिलेखों के संग्रहालय मौजूद हैं। ग्रेटर दैन केंद्र सरकार के पुरालेख नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार में भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेज कर रखा गया है। ये संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है। लोक विभाग के अभिलेख 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संवैधानिक परिवर्तनों, केंद्रीकृत राज व्यवस्था के उदय और कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु विस्तृत स्रोत सामग्री प्रदान करते हैं। इनके अतिरिक्त 1857 के पश्चात के प्रशासनिक एवं संवैधानिक विकास जैसे लोक सेवाओं का गठन, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, भारतीयकरण की समस्या और प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन इत्यादि बेशकीमती सामग्री भी इस श्रृंखला में पाई जाती है। 1767 में बंगाल के प्रथम सर्वेयर जनरल के रूप में जेम्स रेनल की नियुक्ति के साथ
भारत के अनजान क्षेत्रों एवं इसके सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण शुरू हुआ। भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों एवं सर्वेयर्स के जर्नल्स एवं वृत्तांतों ने न केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए अपितु समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी मूल्यवान सूचना प्रदान की है। लोक, न्यायिक एवं विधायी विभागों की कार्यवाहियों ने औपनिवेशिक सरकार की सामाजिक एवं धार्मिक नीतियों के अध्ययन हेतु पर्याप्त प्रमाण प्रदान किए हैं। रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख भारत में 1920-37 के दौरान हुए संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी हैं। ग्रेटर दैन राज्य सरकारों के पुरालेख राज्य अभिलेखागारों के अभिलेखों में भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों भूतपूर्व रियासतों जिन्हें 1947 के पश्चात भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से संबद्ध स्रोत सामग्री मिलती है। इनके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों के अभिलेख जिन्हें ब्रिटिश शक्ति ने हथिया लिया और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया भी आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री हैं। पुणे के अभिलेख कार्यालय में पेशवा दफ्तर नामक एक अन्य ब्रिटिश पूर्व महत्वपूर्ण पुरालेख है। ये पेशवा के पतन के 1 शताब्दी पूर्व के मराठा इतिहास के अध्ययन का एकमात्र बेशकीमती स्रोत है। राजस्थान के जयपुर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर इत्यादि रियासतों के इतिहास का अध्ययन करने के लिए वर्तमान में बीकानेर स्थित राजस्थान राज्य अभिलेखागार में महत्वपूर्ण पुरालेख मौजूद हैं। इसी प्रकार जम्मू स्थित राज्य के पुरालेखों में 1846 से जम्मू कश्मीर के डोगरा शासन के इतिहास के अध्ययन हेतु दुर्लभ संग्रह है। मध्य प्रदेश में ग्वालियर, इंदौर, भोपाल एवं रीवा, केरल में त्रावणकोर एवं कोचीन, कर्नाटक में मैसूर और महाराष्ट्र में कोल्हापुर रियासतों से संबंधित सभी महत्वपूर्ण पुरालेख संबद्ध राज्यों में हैं। ग्रेटर दैन 3 प्रेसिडेंसीज के पुरालेख फोर्ट विलियम, बंगाल प्रेसिडेंसी के प्रारंभिक अभिलेख 1756 की कलकत्ता की लूटपाट में नष्ट हो गए, लेकिन अंग्रेजों की प्लासी की विजय के बाद बंगाल प्रेसिडेंसी के पुरालेख न्यूनाधिक रूप में संपूर्ण श्रृंखला में सुरक्षित रहे, जो अंशतः भारतीय राष्ट्रीय संग्रहालय और अंशतः पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में उपलब्ध हैं। मद्रास प्रेसिडेंसी के अभिलेख 1670 से उसके इतिहास का वर्णन करते हैं, जिसमें गवर्नर और सेंट जॉर्ज की परिषद के अभिलेख भी शामिल हैं। इन अभिलेखों में अन्य भारतीय शक्तियों के साथ आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष तथा अंग्रेजों के मतभेद सहित दक्कन और दक्षिण भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के विस्तार एवं उत्थान की पर्याप्त जानकारी मौजूद है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के पुरालेख, जो मुंबई स्थित महाराष्ट्र राष्ट्र सचिवालय अभिलेख कार्यालय में रखे हैं, पश्चिमी भारत महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध तथा भूतपूर्व बॉम्बे प्रेसिडेंसी के कन्नड़ भाषी जिलों, जिन्हें 1956 में मैसूर में शामिल किया गया, के इतिहास के अध्ययन में अत्यधिक उपयोगी हैं। बुक्स ग्रेटर दैन अन्य यूरोपीय शक्तियों के पुरालेख गोवा में संरक्षित पुर्तगालियों से संबद्ध पुरालेख, मुख्यतः 1700 से 1900 की कालावधि से संबंधित भारत में पुर्तगालियों के आधिपत्य के इतिहास के लिए मूल्यवान हैं। भारत, गोवा में लिस्बन से भेजे गए आदेश एवं पत्र तथा भारत से पुर्तगाल को भेजे गए जवाब एवं पत्र पुर्तगाली अभिलेखों की बेहद महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सामग्री है। कोचीन और मालाबार के डच रिकॉर्ड मद्रास अभिलेख कार्यालय में हैं, और चिंसुरा संबंधी रिकॉर्ड्स पश्चिम बंगाल के राज्य अभिलेखागार में हैं। फ्रांसीसी अधिकारी अपने क्षेत्रों एवं बस्तियों को समाप्त करने से पूर्व चंद्रनगर तथा पौंडीचेरी, वर्तमान में पुडुचेरी, के अपने फ्रांसीसी अभिलेखों को पेरिस ले गए, जब डेनमार्क के व्यापारी ने त्रैकुंब, वर्तमान में थरंगंबादी,
तथा सैरामपुर को 1845 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच दिया। तब डेन्स के अधिकार क्षेत्र में आने वाले पुरालेखों को कोपेनहेगन स्थानांतरित कर दिया गया। बचे हुए दानिश अभिलेखों, विशेष रूप से त्रैकोम्ब 1777, 1845 से संबद्ध को अभी मद्रास अभिलेख कार्यालय में रखा गया है। ग्रेटर दैन प्रकाशित अभिलेखीय सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु बेहद महत्वपूर्ण सूचना स्रोत हैं। संसदीय पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरालेखीय प्रकाशन होते हैं, जिनमें क्राउन के अधीन ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेखों के विपुल उद्धरण शामिल हैं। इनमें 1801-1907 के बीच जारी संसदीय पत्रों की सूची भी शामिल है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभिन्न राज्य अभिलेखागारों द्वारा प्रकाशित अभिलेख आधुनिक भारतीय इतिहास के शोधार्थियों के लिए अत्यधिक उपयोगी हैं। भारतीय एवं प्रांतीय विधानमंडलों की कार्यवाहियां, केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रकाशित गजट और समय समय पर जारी विधियों एवं विनियमों के संग्रह भी ऐतिहासिक शोध हेतु उपयोगी सामग्री हैं। ग्रेटर दैन न्यायिक अभिलेख भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के प्राथमिक प्रमाण प्रदान करते हैं। ये विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट के पुरालेख 1689 के प्रारंभ से सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पुरालेख हैं। अब ये मद्रास अभिलेख कार्यालय में हैं। फोर्ट विलियम में मेयर कोर्ट के प्लासी पूर्व 1757 के अभिलेख नष्ट हो गए प्रतीत होते हैं, लेकिन 1753-73 के वर्षों के अभिलेख सहित 1774-1861 के वर्षों के बंगाल के सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। इसी प्रकार 1728 में बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट के अभिलेख महाराष्ट्र सेक्रेटेरिएट रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध हैं, जहां पर बॉम्बे अभिलेख न्यायालय एवं सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टिगत 3 प्रेसिडेंसीज के सदर कोर्ट, सदर दीवानी और फौजदारी अदालतों के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी हैं। इनसे संबंधित अभिलेखों को कलकत्ता, मद्रास एवं बॉम्बे उच्च न्यायालयों में सुरक्षित रखा गया है। ग्रेटर दैन विदेशी संग्रहालयों की पुरालेख सामग्री विदेशी संग्रहालयों में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री बड़ी मात्रा में उपलब्ध है। उदाहरणार्थ, यूरोपियन संग्रहालय में संग्रहित भारतीय महत्व की पुरालेखीय एवं पांडुलिपि सामग्री व्यापक एवं विविध है। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, फॉरेन कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस FCDO, लंदन में कई महत्वपूर्ण पुरालेखीय अभिलेख हैं जो हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। इंग्लैंड में इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, लंदन, मौजूदा समय में ब्रिटिश लाइब्रेरी में संग्रहित और ब्रिटिश संग्रहालय में रखे अभिलेख अमूल्य हैं। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज रखे हुए हैं। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी का जनरल कोर्ट तथा समय समय पर गठित विभिन्न समितियों का कार्यवृत्त, भारत संबंधी मामलों हेतु बोर्ड ऑफ कंट्रोल या बोर्ड ऑफ कमिश्नर्स का कार्य विवरण तथा पत्राचार, राज्य सचिव तथा भारत परिषद के अभिलेख, ब्रिटिश संग्रहालय में ब्रिटिश वायसरायज, राज्य सचिवों तथा अन्य उच्च स्तरीय सिविल एवं सैन्य अधिकारियों के पत्रों का संग्रह है जिन्होंने भारत में कार्य किया और जिनकी उपयोगिता को बमुश्किल ही आकलित किया गया। चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन जैसी मिशनरी सोसाइटी के पुरालेख विशेष महत्व के हैं, जो स्वतंत्रता पूर्व भारत के शैक्षिकी एवं सामाजिक विकास के बारे में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। भारत में फ्रांसीसियों के इतिहास के अध्ययन के लिए आर्काइव्स नेशनल, पेरिस और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कॉलोनीज एंड वॉर,
के पुरालेख अत्यंत महत्वपूर्ण और उपयोगी स्रोत हैं। हेग के रिसर्चीफ में उपलब्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेख भारत में डचों के वृहत इतिहास को लिखने के लिए पर्याप्त हैं। इन अभिलेखों का प्रयोग 17वीं एवं 18वीं शताब्दियों के भारत के आर्थिक इतिहास के प्राथमिक स्रोत के तौर पर भी किया जा सकता है। भारत में 1777 के पश्चात डच उपनिवेशों से संबंधित दानिश क्राउन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिक्सरकेवेट कोपेनहेगन में उपलब्ध अभिलेख त्रैकुंबर और सैरामपुर श्रीरामपुर के बंदोबस्त के बारे में जानकारी प्रदान करने वाले प्राथमिक स्रोत हैं। इसी प्रकार नेशनल आर्काइव्स ऑफ पोर्चुगल लिस्बन में भारत में पुर्तगालियों से संबंधित मौलिक पत्रों का संग्रह है। भारतीयों द्वारा विदेशों में चलाई गई राष्ट्रवादी गतिविधियों के इतिहास के सृजन के लिए विभिन्न देशों के विदेशी मामलों संबंधी कार्यालयों के पुरालेख बेशकीमती हैं। उदाहरणार्थ, यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उपयोगी सूचना या जानकारी जर्मनी फॉरेन ऑफिस के अभिलेखों में है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों से संबंधित जानकारी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट के पुरालेखों में उपलब्ध है। हालांकि आधुनिक भारतीय इतिहास के 1947 से पूर्व के बेहद महत्वपूर्ण और समृद्ध पुरालेखीय स्रोत अब पाकिस्तान में अवस्थित हैं। इन अभिलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संग्रह लाहौर के वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस में हैं, जिनमें 1894 के पंजाब सरकार के अभिलेखों के अतिरिक्त 1804-57 के दिल्ली रेजिडेंसी और विभिन्न राजनीतिक अभिकरणों के अभिलेख शामिल हैं, जिन्होंने समामिलन पूर्व पंजाब में कार्य किया था। पेशावर स्थित अभिलेख कार्यालय में 1849-1900 के बीच पेशावर के कमिश्नर के अभिलेख और 1901 से उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांतों के अभिलेख उपलब्ध हैं। ये अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के प्रादेशिक इतिहास के अध्ययन के लिए मूल्यवान हैं, और भारत के अफगानिस्तान, ईरान तथा सीमावर्ती क्षेत्रों की जनजातियों के साथ संबंधों के बारे में भी उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। निजी पुरालेख निजी अभिलेखों में उन व्यक्तियों और परिवारों से संबद्ध पत्र एवं दस्तावेज होते हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत, व्यवसाय एवं औद्योगिक निगमों तथा राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिकी एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थाओं, समाजों और संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। देश के शैक्षिकी एवं सांस्कृतिक उन्नयन से संबंधित समृद्ध सामग्री विश्वविद्यालयों एवं शैक्षिकी संस्थानों के पुरालेखों में उपलब्ध है। बैंकों, व्यापार घरानों और चेंबर ऑफ कॉमर्स के अभिलेख आर्थिक परिवर्तनों के अध्ययन हेतु अत्यंत उपयोगी हैं। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध और प्रमुख नेताओं के पत्र तथा नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अभिलेख भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के संवर्धन में अत्यधिक उपयोगी हैं। साहित्यिक स्रोत ग्रेटर दैन जीवनी, संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत जीवनी, संस्मरण तथा यात्रा वृत्तांत जैसे समकालीन या अर्ध समकालीन साहित्यिक दस्तावेज एवं प्रमाण भी उपलब्ध हैं, जो हमें 18वीं और 19वीं शताब्दियों के भारत के इतिहास की उपयोगी झलक प्रदान करते हैं। कई यात्रियों, व्यापारियों, धर्मप्रचारकों, मिशनरी एवं लोकसेवकों, सिविल सर्वेंट, जो इन शताब्दियों के दौरान भारत आए, ने देश के विभिन्न हिस्सों के अपने अनुभवों और प्रभावों को लेखबद्ध किया। इन वृत्तांतों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु बेहद उपयोगी स्रोत का कार्य किया है। इन लेखकों के समूह में सर्वप्रथम मिशनरीज, ईसाई धर्म प्रचारक आते हैं, जिन्होंने स्थानीय निवासियों में सुसमाचार ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए अपने संबद्ध समाजों को भारत में अधिकाधिक मिशनरियों को भेजने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु लेखन किया। कुछ सिविल सर्वेंट्स ने इस सुसमाचार के दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व भी किया।
उदाहरणार्थ, सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट, दोनों ने बंगाल में लंबी सेवाएं प्रदान कीं। ने ईसाई धर्म प्रचारकों, मिशनरीज एवं उनकी गतिविधियों का पुरजोर समर्थन किया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों के यात्रा वृत्तांत भी बेहद मूल्यवान हैं। जॉर्ज फोस्टर 1754-94, जिन्होंने 1783 में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नादौन, कश्मीर की यात्रा की और काबुल, कैस्पियन सागर एवं सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड वापस गए, के यात्रा वृत्तांत, A Journey from Bengal to England. Through the northern part of India, Kashmir, Afghanistan and Persia, and into Russia by the Caspian Sea, ने उत्तर भारत की राजनीतिक दशाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। बेंजामिन हेन 1770-1819 के 1814 में प्रकाशित Several Tours Through Various Parts of the Peninsula, जर्नल, ने उस समय के दौरान प्रायद्वीप के आर्थिक उत्पादों पर बेहतरीन जानकारी प्रदान की। 1831 में प्रकाशित जेम्स बर्न्स 1801-62 के A Narrative of a Visit to the Court of Sunday, A Sketch of the History of Kutch, from its first connection with the British government in India till the conclusion of the Treaty of 1819. In some remarks on the medical topography of Bhuj, नामक यात्रा वृत्तांत ने कच्छ के इतिहास पर जानकारी प्रदान की। एलेक्जेंडर बर्न्स 1805-41 का यात्रा वृत्तांत, ट्रेवल्स इनटू बोखारा, जो 1834 में 3 संस्करणों में प्रकाशित हुआ, भारत से काबुल की उसकी यात्रा का वर्णन है। इस यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य ये पता लगाना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिंधु क्षेत्र किस प्रकार लाभदायक रहेगा। C.J.C. डेविडसन का 1843 में प्रकाशित डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर इन अपर इंडिया भी बेहद उपयोगी कार्य है। जॉन बटलर द्वारा 1855 में प्रकाशित यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन द प्रोविंस ऑफ असम, ड्यूरिंग ए रेजिडेंस ऑफ 14 ईयर्स, राज्य की पहाड़ी जनजातियों की प्रथाओं, आदतों एवं समाज का वर्णन है। W.H. सीमैन की जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, अवध की राजनीतिक और आर्थिक दशाओं को प्रतिबिंबित करती है। अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों के यात्रियों ने भी भारत की यात्रा पर अपने रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किए हैं। इस श्रेणी में विक्टर जैकमोट, लेटर्स फ्रॉम इंडिया डिस्क्राइबिंग ए जर्नी इन द ब्रिटिश डोमिनियंस ऑफ इंडिया, तिब्बत, लाहौर एंड कश्मीर ड्यूरिंग द ईयर्स 1828, 1829, 1830, 1831। बैरन चार्ल्स ह्यूगल, ट्रेवल्स इन कश्मीर एंड द पंजाब, और विलियम मूक्रॉफ्ट एवं जॉर्ज ट्रेबेक, ट्रेवल्स इन द हिमालयन प्रोविंसेस ऑफ हिंदुस्तान एंड पंजाब, इन लद्दाख एंड कश्मीर, पेशावर, काबुल, कुंज एंड बोखारा फ्रॉम 1819 to 1825 इत्यादि प्रमुख रूप से शामिल हैं। ये यात्रा वृत्तांत सामान्य तौर पर आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन के विश्वसनीय स्रोत हैं। ग्रेटर दैन समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं 19वीं और 20वीं शताब्दियों के समाचार पत्र और पत्रिकाओं, अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न देशी भाषाओं में प्रकाशित, ने आधुनिक भारतीय इतिहास के सृजन हेतु जानकारी के बेहद महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक स्रोत का निर्माण किया। कुछ समाचार पत्र 1780 के दशक से भी पूर्व प्रकाशित हुए। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का प्रथम प्रयास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया, जो निजी व्यापार में कुरीतियों को उद्घाटित करना चाहते थे। उदाहरणार्थ, 1776 में विलियम बोल्ट्स ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा निजी व्यापार का आश्वासन देने पर कंपनी से इस्तीफा दे दिया और अपना समाचार पत्र प्रकाशित करने की इच्छा जताई। बोल्ट्स की योजना को कठोर राजकीय रुख का सामना करना पड़ा और साकार होने से पूर्व उनकी योजना का अंत हो गया।
स्पेक्ट्रम भारत में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में बंगाल गजट या द ओरिजिनल कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया। हिकी द्वारा सरकारी अधिकारियों की खुलकर आलोचना के कारण 2 वर्षों के भीतर ही उनकी प्रेस को बंद करा दिया गया। तत्पश्चात फ्रांसिस ग्लेडविन द्वारा स्थापित द कलकत्ता गजट 1784, विलियम डोने एवं थॉमस जॉन्स द्वारा शुरू बंगाल जर्नल 1785, गॉर्डन तथा जॉन हे द्वारा प्रारंभ द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता अम्यूजमेंट 1785, डैनियल स्टुअर्ट एवं जोसेफ कूपर द्वारा स्थापित द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786, रिचर्ड जॉनसन के मद्रास कुरियर 1785 और विलियम एशबर्न द्वारा शुरू किए गए बॉम्बे हेरल्ड 1789 का 1791 में नाम बदलकर बॉम्बे गजट कर दिया गया। W. थेकर द्वारा प्रकाशित ओरिएंटल मैगजीन एंड कलकत्ता रिव्यू 1823 जैसे कई अखबारों का प्रकाशन शुरू हो गया। प्रेस एक्ट 1835 की नर्म नीति, जो 1856 तक जारी रही, ने देश में समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कई प्रभावशाली समाचार पत्र प्रसिद्ध एवं निडर पत्रकारों के नेतृत्व में सामने आए। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे जी। सुब्रमण्य अय्यर के संपादकत्व में द हिंदू और स्वदेश मित्र, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में केसरी और महाराटा, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में बंगाली, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल गणेश अगरकर के नेतृत्व में सुधारक NN सेन का इंडियन मिरर, दादाभाई नौरोजी का वॉइस ऑफ इंडिया, JP वर्मा का एडवोकेट पंजाब में, ट्रिब्यून एवं अखबार आम बॉम्बे में, इंदु प्रकाश, ध्यान प्रकाश, कल एवं गुजराती बंगाल में, सोम प्रकाश, बंगनिवासी एवं साधारणी। ये रोचक तथ्य है कि 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 1/3 संस्थापक पत्रकार थे। कुछ समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन विदेशों में भी हुआ। उदाहरणार्थ, श्यामजी कृष्णवर्मा ने लंदन में इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया। इसी प्रकार मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस से वंदे मातरम और वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन से तलवार प्रकाशित किया। इस संदर्भ में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान सैन फ्रांसिस्को से गदर पार्टी के मुखपत्र के तौर पर गदर पत्र प्रकाशित किया गया और वैंकूवर से तारकनाथ दास का हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। इन सभी ने विदेशों में क्रांतिकारी एवं राष्ट्रवादी गतिविधियों पर पर्याप्त प्रमाण एवं जानकारी प्रदान की। समाचार पत्र जनमत का निर्माण करते हैं और उनमें प्रकाशित रिपोर्ट का लोगों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र विभिन्न घटनाओं पर लोगों की भावनाओं एवं दृष्टिकोण को आकार प्रदान करते हैं। समाचार पत्र आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। इसे इस तथ्य से समझा जा सकता है कि 1870 के दशक से इन अखबारों, अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं दोनों, ने भारतीय औपनिवेशिक काल से वर्तमान समय तक जीवन के लगभग सभी पहलुओं को चित्रित किया है। 1920 के दशक से अखबारों ने गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं को सूक्ष्म तरीके से विश्लेषित एवं शामिल किया। हालांकि समाचार पत्रों को निष्पक्ष रूप में नहीं देखा गया। इन्हें ऐसे लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया जिनके अपने राजनीतिक विचार एवं वैश्विक मत थे। सृजनात्मक साहित्य आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के तौर पर सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में हम स्वयं को पश्चिम के प्रभावाधीन भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दियों में विकसित
अंग्रेजी एवं देशी भाषाओं दोनों में नवीन साहित्यिक रूपों तक सीमित करेंगे। देशी भाषाओं में प्राचीन साहित्य पूरी तरह से पद्य रूप में है और यह साहित्य 18वीं और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मौजूद था। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य के प्रभावाधीन भारतीय काव्य ने अपने नएपन को पुनः हासिल किया और यह छंद, गीतात्मक एवं चतुष्पद जैसे नवीन रूपों के साथ किया गया एक प्रयोग था। सबसे ऊपर नवीन सृजनात्मक भावना का बाहुल्य था जिसने काव्य के रूप को बदल डाला। मंच के अभ्युदय ने आधुनिक युग के सृजनात्मक साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। मंच की स्थापना ने शास्त्रीय संस्कृत नाट्य और पश्चिमी मंचन दोनों के प्रभाव में नाटकरूपी साहित्य की अत्यधिक उन्नति को आवेग प्रदान किया। इस साहित्यिक विकास एवं लेखन ने औपनिवेशिक समय के लोगों के जीवन पर प्रचुर जानकारी प्रदान की। वास्तव में भारतीय रोमांटिक काव्य भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष का मुखरित प्रतिनिधि था। इनमें से कुछ प्रमुख थे उर्दू में मोहम्मद इकबाल 1876 से 1938, निराला 1897 से 1961, बांग्ला में काजी नजरुल इस्लाम 1899 से 1976, मराठी में केशवसुत 1866 से 1905, मलयालम में जी. शंकर कुरूप 1901 से 1978, एक प्रसिद्ध तमिल राष्ट्रवादी कवि सुब्रमण्यम भारती 1882 से 1921 भी इसी काल से संबंधित थे। इंडो यूरोपियन संपर्क का महत्वपूर्ण परिणाम उपन्यास था, जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदित हुआ। उस समय के प्रथम महत्वपूर्ण लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय 1838 से 94 प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार थे। उनके उपन्यास अधिकतर ऐतिहासिक हैं और इनमें से आनंद मठ 1882 बेहद लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हुआ। विशेष रूप से इसके प्रभावशाली राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए। इच्छाराम सूर्यराम देसाई 1853 से 1912 मध्यकालीन गुजराती साहित्यिक इतिहास के बेहतरीन विद्वान थे। उनका प्रथम उपन्यास हिंद आने ब्रिटानिया 1885 राजनीतिक अधिस्वर वाले शुरुआती उपन्यासों में से एक था। महान क्रांतिकारी विचारक एवं लेखक सखाराम गणेश देउस्कर ने देश में स्वाधीनता की चेतना के जागरण के लिए 1904 में बांग्ला में देश कथा लिखी। गिरिजा देवी और रामतीर्थ थम्माल, जिन्होंने क्रमशः मोहन रजनी 1931 और दिसिक्लिन मोसावलई 1936 उपन्यास लिखे, ने भी उपन्यास को सामाजिक अनुभव का एक प्रभावी माध्यम बनाया। ये प्रेमचंद 1880 से 1936 एक उपन्यासकार एवं उर्दू हिंदी के लघु कहानीकार थे जिन्होंने कल्पित साहित्यिक संसार में भारत को एक अलग स्थान दिलाया। उन्होंने उपन्यास का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के रूप में किया और उनके उपन्यासों ने भारतीय ग्रामीण समाज के आयामों की समझ तथा गहरी सामाजिक चिंताओं को प्रतिबिंबित किया। उनकी उल्लेखनीय कृतियों में रंगभूमि 1924, गोदान 1936, सेवासदन 1919, प्रेमाश्रम 1924 जैसे प्रमुख उपन्यास एवं कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि लघु कहानियां शामिल हैं। ग्रामीण जीवन को उद्घाटित करने की औपन्यासिक परंपरा को फणीश्वरनाथ रेणु 1921 से 1973 के हिंदी उपन्यास मैला आंचल ने आगे बढ़ाया। इस दिशा में विभूतिभूषण बंदोपाध्याय 1899 से 1954 द्वारा रचित पौथेर पांचाली 1929, ओडिया में मोहंती का प्रजा, गुजराती में पन्नालाल पटेल का मैकलजीत, मराठी में भालचंद्र नमाडे का कोसला प्रमुख उपन्यास हैं।
मुल्कराज आनंद एवं राजा राव जैसे एंग्लो इंडियन लेखकों के उपन्यास क्रमशः अनटचेबल 1935 और कंथापुरा 1938 ने सामाजिक एवं राजनीतिक कोलाहल एवं संक्रमण को दर्शाया है। R.K. नारायण की स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935 भारत के अद्भुत लघु रूप को प्रस्तुत करती है। लघु कहानी लेखन के क्षेत्र में रविंद्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में उदित हुए। उनकी कहानियां, जिनमें पोस्टमास्टर 1891, काबुलीवाला 1892 इत्यादि शामिल हैं, ग्रामीण भारत के प्रामाणिक अनुभव के रूप में सामने आईं। प्रेमचंद की वास्तविक कहानियों ने समाज एवं लोगों के व्यवहार का दर्पण प्रस्तुत किया। ऐसे कई अन्य लघु कहानी लेखक हुए, जिन्होंने औपनिवेशिक भारत को समकालीन सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया। स्पेक्ट्रम बुक्स मौखिक प्रमाण मौखिक इतिहास अलिखित स्रोतों की मदद से इतिहास के सृजन को संदर्भित करता है। उदाहरणार्थ, वैयक्तिक संस्मरण एक प्रकार का मौखिक स्रोत है। मौखिक स्रोतों से इतिहासकार अपने विषय की सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि कई इतिहासकार मौखिक इतिहास के प्रति शंकित हैं। वे इसे नकारते हैं, चूंकि मौखिक तथ्यों में प्रामाणिकता एवं कालक्रम का अभाव होता है और वे अस्पष्ट हो सकते हैं। इतना होते हुए भी ये स्रोत महत्वपूर्ण हैं, जैसा कि वे अन्य स्रोतों से जुटाई गई जानकारी की पुष्टि करने में इतिहासकारों की मदद करते हैं। चित्रकला औपनिवेशिक काल के सामाजिक आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी उस समय की चित्रकारी से प्राप्त की जा सकती है। इनका प्रयोग आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। ऐसा ही एक चित्रकला विद्यालय था, कंपनी चित्रकला। कंपनी पेंटिंग्स शब्द का प्रयोग गैर इतिहासकारों द्वारा यूरोपियों के लिए निर्मित एक विशेष प्रकार की भारतीय चित्रकारी के लिए किया गया, जो बड़े पैमाने पर यूरोपियों की इच्छा एवं पसंद से प्रभावित थी। यह ऐसा समय था जब चित्रकारों के संरक्षण के अभाव के कारण मुगल और राजपूत लघु चित्रकला शैलियों का पतन हो गया। भारतीय कलाकारों को रेलवे प्रोजेक्ट और प्राकृतिक इतिहास सर्वेक्षण के ब्लूप्रिंट का खाका तैयार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भर्ती किया गया या उन्होंने उन ब्रिटिश नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से काम किया, जो वापसी पर इंग्लैंड अपने साथ एक निशानी ले जाना चाहते थे। 1760 के आसपास मुर्शिदाबाद से कई चित्रकार पटना आ गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक पटना 11 कला केंद्रों का मुख्यालय बन गया, जिसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अलग कर दिया। कंपनी चित्रकला शैली पटना स्कूल के तौर पर भी जानी जाती है। अन्य प्रभावशाली चित्रकला केंद्र वाराणसी, एक प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल, एवं मद्रास, जहां 1798 से 1804 तक लॉर्ड क्लाइव रहे थे। ब्रिटिश बाजार में अनाज, फल एवं सब्जियां बेचने जैसे दैनंदिन जीवन के चित्रों को सहेजना चाहते थे। इस शैली के चित्रों में देखा जा सकता है कि 1850 के बाजार भारत के वर्तमान खाद्य बाजारों के समान ही थे। धर्म, जाति एवं व्यवसाय भी बेहद लोकप्रिय विषय थे, विशेष रूप से दक्षिण भारत में। कंपनी शैली के चित्रकारों ने भारतीय गहरे धुंधले रंगों के स्थान पर पानी वाले हल्के रंगों का प्रयोग करना शुरू किया। भारतीय लघु चित्रकला में परंपरागत रूप से प्रयुक्त चमकीले रंगों की जगह हल्के नीले, हरे एवं भूरे रंगों का प्रयोग होने लगा। कंपनी शैली के चित्रों का प्रयोग भारत के लोगों के अभ्युदय के ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण के रूप में किया जा सकता है। पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग, पोस्टर्स, कार्टूस एवं बाजार प्रिंट के रूप में भारतीयों एवं ब्रिटिश या अंग्रेजों द्वारा चित्रित की गई 1857 के विद्रोह की तस्वीरें महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। विद्रोह की पेंटिंग्स इस प्रमुख घटना पर अंग्रेजों एवं
भारतीयों के विश्वमत को समझने तथा व्याख्या करने में इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। कालीघाट चित्रकला, जो 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में विकसित हुई, ने न केवल पौराणिक चरित्रों एवं आकृतियों को उकेरा अपितु अपने दैनंदिन जीवन में संलग्न आम लोगों को भी दर्शाया। साधारण जन के जीवन की तस्वीरों ने तत्कालीन कलकत्ता में सामाजिक जीवन के परिवर्तनों को चित्रित किया। इन चित्रों ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों पर भी टिप्पणी की। 1857 के कुछ समय पश्चात बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में कला स्कूल खोले गए। इनकी शिक्षण पद्धति एवं पाठ्यक्रम ब्रिटिश रॉयल अकेडमी पर आधारित थे। भारतीय विद्यार्थियों ने तैलीय रंगों, ऑयल पेंट को कैनवस पर और वाटर कलर को पेपर पर प्रयोग करने जैसी नवीन कला सामग्रियों को समझा। भारत में अंग्रेजी शिक्षित शहरी मध्य वर्ग की विचारधारा एवं दृष्टिकोण में गहरा बदलाव आया। अंग्रेजी साम्राज्य के नकारात्मक परिणामों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सृजित नए प्रकार की भारतीय कला की प्रारंभिक प्रेरणा राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति थी। इस नवीन कला आंदोलन ने अपना शुरुआती अभिप्रेरण उदीयमान राष्ट्रवाद से ग्रहण किया। नंदलाल बोस एवं राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार इस कला के नवीन रूप के प्रतिनिधि थे। अवनींद्रनाथ टैगोर, E.B. हैवेल एवं आनंद केंटिश कुमारास्वामी के नेतृत्व में बंगाल स्कूल शैली के अभ्युदय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि नवीन कला रूप की यह चित्रकारी मुख्यतः पौराणिक कथाओं एवं भारतीय सांस्कृतिक विरासत के विषय वस्तुओं पर केंद्रित थी, तथापि ये भारत में आधुनिक कला आंदोलन के अध्ययन एवं कला इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत हैं। सारांश पुरालेखीय सामग्री आय, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, 3 प्रेसिडेंसीज। अन्य यूरोपीय शक्तियों के लोक, सार्वजनिक पुरालेख, प्रकाशित अभिलेख, न्यायिक अभिलेख। लंदन में इंडियन ऑफिस रिकॉर्ड्स, लाहौर में रिकॉर्ड ऑफिस, पेरिस में अभिलेख, डच, पुर्तगालियों इत्यादि के अभिलेख जैसे विदेशी संग्रहालयों की पुरालेखीय सामग्री। निजी पुरालेखों में उन व्यक्तियों एवं परिवारों के पत्र एवं दस्तावेज होते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। साहित्यिक स्रोत आय, जीवनी एवं संस्मरण, यात्रियों, व्यापारियों, मिशनरियों एवं लोक सेवकों के वृत्तांत। समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजी तथा देशीय भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र इत्यादि समकालीन जीवन एवं घटनाओं का चित्रण और लेखन सदैव निष्पक्ष नहीं था। सृजनात्मक साहित्य के नए रूप ने तत्कालीन समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य प्रतिबिंबित किया। मौखिक प्रमाण, वैयक्तिक संस्मरण पूरी तरह विश्वसनीय नहीं। चित्रकला ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में पल्लवित कंपनी चित्रकला, पटना कलाम ने दैनिक जीवन एवं विशिष्ट घटनाओं का चित्रण किया। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की कालीघाट चित्रकला ने सामाजिक परिवर्तनों को उकेरा। बंगाल स्कूल ने भारत में आधुनिक कला आंदोलन की शुरुआत का प्रतिनिधित्व किया।